राम नाम की लूट है, चाप के बंदे लूट, काम की बात जहां भी आए दुम दबा के लो फूट। कुछ लोगों के चरित्र में लूट शब्द कूट कूट कर भरा होता है, इतना भरा होता है कि किसी का भी हक लूटने में एक सेकंड नहीं सोचते। गरीब का हो, आदिवासी का हो, महिलाओं का हो, बच्चों का हो, वृद्धों का हो या फिर विकलांगों का हो या फिर भिखारियों का ही क्यों ना हो, ऐसे चरित्र के लोग लूट परमो धर्म मानकर चलते हैं। एक बहुत तगड़ी वाली रिपोर्ट सामने आई है जो भारत के वर्तमान प्रधानमंत्री का चरित्र चित्रण बड़े कायदे से कर रही है। ये पर्दाफाश इतना जबरदस्त है कि आपकी खोपड़ियां घुमा सकता है। इसीलिए ठंडी में ठंडा पानी पीकर बैठिए और जो कहानी मैं बताने जा रहा हूं उसे ध्यान से टकटकी लगाकर सुनते जाइए, क्योंकि लूट, झूठ और बेहयाई का इससे तगड़ा कॉकटेल, इससे तगड़ा मिश्रण पूरी दुनिया में आप केरोसिन का दिया लेकर ढूंढते रह जाएंगे, मिलेगा नहीं। ये अलग बात है कि केरोसिनवा कहां से मिलेगा, यह भी एक सवाल है। उधर भारत के एक प्रसिद्ध अंग्रेजी अखबार ने गजब की रिपोर्ट छापी है और इस रिपोर्ट को शेयर करते हुए मशहूर पत्रकार रवीश कुमार ने जिस तरीके से पंजाबी ढोल बजाया है उसे एकदम ध्यान से देखिएगा। एक चुटकी सिंदूर की कीमत तुम क्या जानो फलाने बाबू, ये फिल्मी डायलॉग तो आपने सुना ही होगा, लेकिन अब सिंदूर की जगह फोटो लगा दीजिए और कहिए कि प्रधानमंत्री मोदी की एक तस्वीर की कीमत तुम क्या जानो बंगाल वाली दीदी। जी हां, चौंकिए मत, एक फोटो ने बंगाल का 7,000 करोड़ रुपए का नुकसान करा दिया है। इसके साथ ही कुछ और बेहद महत्वपूर्ण मामले हैं जिन पर बेहद आसान भाषा में और कम शब्दों में चर्चा करेंगे। ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत सारी जानकारियां धकाधक मिलने वाली हैं। पूरा देखिएगा, अगर बीच में छोड़कर गए तो बहुत पाप लगेगा, क्योंकि बीच में छोड़ने का मुहूर्त नहीं है। आधी वीडियो देखने वाले को 15 लाख नहीं मिलेगा। तो अभी तुरंत लाइक करिए, देखने के बाद शेयर करिएगा। पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करके तुरंत घंटा बजा दीजिए टन से। ये सब काम बहुत जरूरी है। आप लोग वीडियो देखकर निकल जाते हैं, फिर बाद में फोन करते हैं कि वीडियो मिल नहीं रहा है। ये सब कुछ बिल्कुल फ्री है, लेकिन हमारे लिए बहुत जरूरी है। और सबसे पहले इस मैसेंजर ऑफ गॉड का दर्शन कर लीजिए। हिंदी में कहें तो भगवान का डकमुंशी। हालांकि राम रहीम ने तो खुद को भगवान का डकमुंशी ही कहा था, लेकिन ऐसा लगता है कि भाजपा की सरकारों के लिए ये भगवान का डकमुंशी नहीं, भी अपने भोलेपन से ही नेताओं के गोलेपन का भंडाफोड़ कर देती है। उत्तर प्रदेश के भाजपा सांसद एक महिला को प्रधानमंत्री आवास की चाबी सौंपते हुए फोटो खिंचवा रहे थे, तभी इस महिला के भोलेपन और सच्चाई के शिकार हो गए। महिला ने कह दिया कि यह प्रधानमंत्री आवास उसे 30,000 रुपया घूस देने के बाद मिला है। हमने पिछले साल उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव के दौरान आपको सैकड़ों लोगों की यह शिकायत सुनाई थी कि किस तरीके से प्रधानमंत्री आवास बिना घूस दिए किसी को नहीं मिल रहा था। जितने भी लाभार्थी हमसे मिले, ज्यादातर ने, लगभग सबने यही कहा कि 20,000, 30,000, 40,000 का घूस दिया है तब जाके आवास मिला है। लेकिन खबरदार, जो किसी ने इस तरह की बात कही, देशद्रोही वाली बात बिल्कुल नहीं करनी है। आवास योजना में प्रधानमंत्री लिखा हुआ है, यहां पर कोई आरोप नहीं लगना चाहिए। बहुत दिक्कत है घूस देने से तो पाकिस्तान चले जाओ। अब पहले रिपोर्टर्स कलेक्टिव की यह रिपोर्ट बेहद कम शब्दों में आपके सामने रखने जा रहा हूं, एकदम आसान भाषा में बताऊंगा, ध्यान से सुनते जाइए। अल जजीरा, जो कि दुनिया का नामचीन अखबार है, उसमें छपी है एक रिपोर्ट और तमाम जांच पड़ताल के बाद छपी है। यह खबर आपको प्रधानमंत्री मोदी के बारे में बहुत कुछ बताने के लिए काफी है। उनके चरित्र को समझने, उनकी मानसिकता को जानने और आपदा को अवसर में बदलने की कला, इसके साथ ही धन की लूट, जबान पर झूठ तथा विश्व स्तरीय प्रदर्शन कैसे किया जा सकता है, यह भी देखने को मिलेगा। दरअसल देश की जनता अलग अलग जो टैक्स भरती है उसमें हिस्सेदारी बांटी जाती है और केंद्र सरकार को कितना मिलेगा, राज्य सरकार को कितना मिलेगा, इसको तय करने के लिए एक वित्त आयोग का गठन किया जाता है। ये वित्त आयोग ही है जो बताता है कि कलेक्शन का कितना हिस्सा केंद्र सरकार के पास जाएगा और कितना हिस्सा राज्यों को बांटा जाएगा। क्योंकि केंद्र सरकार अपनी तरफ से बहुत सारी योजनाएं चलाती है, बहुत सारे प्रोजेक्ट पर काम करती है और राज्य सरकारें भी अलग से काम करती हैं, तो सबको अलग अलग पैसे का बंटवारा किया जाता है। इस रिपोर्ट में कुछ चौंकाने वाली बातें सामने आई हैं और वो ये है कि नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद सिफारिश थी कि राज्यों को टैक्स के कलेक्शन का 42% हिस्सा दिया जाना चाहिए, जो कि पहले 32% था। लेकिन यह बात पीएम मोदी को अच्छी नहीं लग रही थी। उनकी इच्छा थी कि राज्यों को इतना पैसा नहीं देना चाहिए। फिर क्या था, निकल पड़े जुगाड़ लगाने और वित्त आयोग के अध्यक्ष YV रेड्डी से गुपचुप बात करने की कोशिश करने लगे। एक अन्य व्यक्ति की मदद से इन्होंने जुगाड़ लगाने की कोशिश की कि राज्यों को ये जो 42% देने की बात हो रही है इसे 33% पर लाओ। अब तक 32 दे रहे थे, अब 33 दे देते हैं। चूंकि वित्त आयोग की रिपोर्ट में सरकार को कोई हेरफेर करने का अधिकार नहीं है। सरकार या तो उसकी रिपोर्ट को मान सकती है या फिर उसे अस्वीकार करके नया वित्त आयोग गठित कर सकती है। अब आप सोच रहे होंगे कि भाई पहले 32 था, साहब 33 देने को तो कह रहे थे ना। लेकिन यहां समझने वाली बात यह है,
यह समझना जरूरी है कि जब प्रधानमंत्री मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री हुआ करते थे, कुछ महीने पहले ही वो राज्यों को 50% हिस्सा मिलना चाहिए ऐसी बातें कहा करते थे। यानी जब मुख्यमंत्री थे तब आधा चाहिए था, और जब प्रधानमंत्री बन गए तो 33% देने की बात कर रहे हैं। देसी भाषा में कहें तो जब लेना था तब आधा मांग रहे थे, और जब देने की बारी आई तो 1/3 पर आ गए। और इतना ही नहीं, आगे की कहानी और सुनिए, बड़ी दिलचस्प है। दरअसल मामला यह है कि प्रधानमंत्री का इस तरीके से आयोग के अध्यक्ष से नेगोशिएशन करना पद की गरिमा के खिलाफ है। यह अलग बात है कि प्रधानमंत्री के पद की गरिमा के सबसे ज्यादा खिलाफ झूठ बोलना है। यहां तक तो प्रधानमंत्री ने संवैधानिक मूल्यों की ऐसी की तैसी की, लेकिन जब वित्त आयोग के अध्यक्ष YV रेड्डी ने कह दिया कि या तो आप 42% दीजिए या फिर दूसरा कोई रास्ता नहीं है, मान मनोबल से काम नहीं होगा, तो इसके बाद क्या हुआ जानते हैं? 48 घंटे के भीतर बकायदा पूरे बजट की नई व्यवस्था तैयार करनी पड़ी। और सुनिए, संसद में आकर प्रधानमंत्री ने किस तरह की विश्वगुरु टाइप का भाषण दिया था, उसे याद करिए। उन्होंने कहा था कि देखिए, हमने वित्त आयोग की सिफारिश मान लिया। वहां पर लोग आगे पीछे कर रहे थे, लेकिन हमने कहा कि नहीं नहीं, एकदम 42% राज्यों को मिलना चाहिए। यानी आपदा में अवसर कैसे ढूंढा जाता है, इसका सबसे बढ़िया नमूना यही है। देख लीजिए, थोड़ी देर पहले तक जो प्रधानमंत्री इस जुगाड़ में लगे हुए थे, जुगाड़ बना रहे थे कि राज्यों को कम पैसा देना पड़े, मजबूरी में जब उस बात को मानना ही पड़ा तो उस मजबूरी में भी अपनी पीठ थपथपाने लगे। अब आप खुद ही बताइए, क्या दूसरों के हिस्से की लूट, बड़े बड़े झूठ और बेहयाई का इससे बढ़िया नमूना दुनिया के किसी कोने में मिल सकता है क्या? वैसे तो ये रिपोर्ट बहुत लंबी चौड़ी है, स्टेप बाय स्टेप अगर बताने लगे तो बहुत लंबा हो जाएगा, 1 घंटे का काम हो जाएगा। लेकिन जैसा कि आप जानते हैं, हमारा काम है दूध से मक्खन निकालना, तो हमने निकाल कर आपके सामने रख दिया है। उम्मीद है समझ गए होंगे। बॉलीवुड के पहले सुपरस्टार राजेश खन्ना को मशहूर सिने तारिका शर्मिला टैगोर ने कहा था कि एक चुटकी सिंदूर की कीमत तुम क्या जानो रमेश बाबू। अभी पश्चिम बंगाल से जो खबर आई है उससे सुनने के बाद आप भी यही कहने लगेंगे कि प्रधानमंत्री की एक तस्वीर की कीमत तुम क्या जानो 5 किलो राशन के लिए लाइन लगाने वालों। जी हां, पश्चिम बंगाल से खबर आई है कि राज्य की सरकारी राशन की दुकानों पर नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट का लोगो और प्रधानमंत्री मोदी की तस्वीर वाले साइन बोर्ड और फ्लेक्स नहीं लगाए गए थे। इसके चलते केंद्र सरकार ने धान की खरीद के लिए राज्य को जारी की जाने वाली 7,000 करोड़ रुपए की रकम को रोक देने का फैसला किया है। कहा जा रहा है कि ये लोगो और पीएम मोदी की तस्वीर वाले साइन बोर्ड वगैरह लगाने के लिए कई बार कहा जा चुका है, लेकिन अब तक केंद्र का निर्देश नहीं माना गया, जिसके चलते केंद्र सरकार ने लगभग 7,000 करोड़ रुपया रिलीज करने से इनकार कर दिया है। अब बंगाल के अधिकारियों का कहना है कि किसानों से अनाज की खरीद के बदले भुगतान केंद्र सरकार करती है, जबकि इस पूरी प्रक्रिया को क्रियान्वयन राज्य सरकारों द्वारा किया जाता है। राज्य सरकार के अधिकारियों की चिंता है कि पैसा देने से इनकार करने के चलते राज्य में चालू वित्तीय वर्ष में धान की खरीद और भंडारण पर गंभीर प्रभाव पड़ सकता है। अब लोग कह रहे हैं कि खरीद और भंडारण पर प्रभाव पड़े तो पड़े, लेकिन प्रचार पे प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए। गोदी मीडिया के मशहूर लपटझंडिसों में से एक है सुशांत सिन्हा। जरा देखिए क्या लिख रहे हैं, लेकिन इनके लिखने से तगड़ा इस पर जो जवाब दिया गया है वो है। पहले सुन लीजिए कि सुशांत सिन्हा ने लिखा क्या है। इस लपटझंडिस का कहना है कि प्रधानमंत्री मोदी का भी गजब हिसाब है बॉस। राम मंदिर के कार्यक्रम में जाना है तो पिछले 9 दिनों से अन्न का एक दाना नहीं खाया, फल तक नहीं खाए, सिर्फ 2 टाइम, दिन में 2 टाइम नारियल पानी पी रहे हैं, बस और कुछ नहीं। फिर भी उम्र के इस पड़ाव पर एनर्जी लेवल देख लीजिए, गजबे है। वैसे सुशांत सिन्हा प्रधानमंत्री के पिछले 9 दिन से अन्न का एक दाना नहीं खाने पर और फल भी नहीं खाने पर तारीफ कर रहे हैं, लेकिन मुझे चिंता हो रही है प्रधानमंत्री का शरीर कमजोर हो गया तो। बहरहाल तारीफ करते हुए सुशांत सिन्हा ने इस ट्वीट में बड़ा गड़बड़ कुछ लिख दिया है। जानते हैं क्या? सुशांत सिन्हा ने लिखा है कि उम्र के इस पड़ाव पर, यानी ये दिखाने की कोशिश कर रहा है कि प्रधानमंत्री बुढ़े हैं। किसी भक्त की नजर पड़ गई तो फिर सुशांत सिन्हा को कौन बचाएगा आईटी सेल के अटैक से? भक्त ये बात कैसे मान सकता है कि प्रधानमंत्री बूढ़े हैं? बहरहाल ये बात कहां तक विश्वसनीय है कि कुछ नहीं खा पी रहे हैं, क्या कर रहे हैं, ये आप इसका अंदाजा लगाते रहिए। लेकिन रणविजय सिंह ने इस पर जो टिप्पणी की है और जो बातें दिखाने की कोशिश की है उसे जरा ध्यान से सुनिए। रणविजय सिंह लिखते हैं कि आपकी रोचक खबर को पढ़ते हुए यह खबर याद आई है, और वो खबर क्या है? उत्तर कोरिया से खबर है। उत्तर कोरिया यह दावा करता है कि उसके नेता किम जोंग उन न तो पेशाब करते हैं और ना ही शौच करते हैं। यानी उत्तर कोरिया का यह दावा है कि इतने स्वस्थ हैं उनके नेता कि उन्हें पेशाब करने और शौच करने की जरूरत ही नहीं पड़ती है। अब यदि आप लोग पेशाब और शौच करते हैं तो अपना स्वास्थ्य जांच करवा लीजिए। उत्तर कोरिया के शासन का यह भी कहना है कि किम जोंग 3 साल की उम्र तक कार चला सकते थे, यानी 3 साल के थे तब कार चलाते थे। कथित तौर पर वहां के बच्चों को यह सिखाया भी जाता है कि किम जोंग एक प्रतिभाशाली कलाकार हैं। उत्तर कोरिया के सबसे ऊंचे पर्वत पर उन्होंने चढ़ाई भी की थी। वैसे उत्तर कोरिया के किम जोंग के बारे में जो बात रणविजय सिंह निकाल
निकाल कर लाए हैं। अब गोदी मीडिया के लपटझंडिसों को एक नया स्तर ढूंढना पड़ेगा। बेचारे गोदी मीडिया वाले अभी तो 9 दिन से प्रधानमंत्री को नारियल पानी पर जिंदा रख रहे थे, वो भी खाली 2 टाइम। उधर कंपटीशन में शौच और पेशाब सब बंद है। वैसे सुशांत को मैं एक राय देना चाहूंगा, अगली बार जब फेंकने की बारी आए तो सीधे सीधे कह दो कि 9 दिन से प्रधानमंत्री सांस नहीं ले रहे हैं, बिना ऑक्सीजन के जिंदा हैं, वो भी उम्र के इस पड़ाव में। बहरहाल एक महत्वपूर्ण मामला और सुन लीजिए। भाजपा शासन में गोदी मीडिया के तमाम लपटझंडिस और सत्ता के समर्थक अक्सर ये कहते हैं कि नौकरी तो बहुत है, बेरोजगारी कहीं है नहीं, काबिल लोग नहीं है देश में। अब यहां मैं 2 चीजें एक साथ आपके सामने रखने जा रहा हूं, ध्यान से सुनते जाइए। एक सर्वे में पता चला है कि भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में 14 से 18 साल के जितने छात्र हैं उनमें से 1/4 यानी 4 में से 1 छात्र कक्षा 2 के लेवल की पढ़ाई भी अपनी भाषा में नहीं पढ़ सकता। 100 में से 43% अंग्रेजी नहीं पढ़ सकते। 57% छात्र 3 अंकों का भाग नहीं दे पा रहे हैं। इसके अलावा और भी बहुत सारी चीजें निकल कर आई हैं जो बताती हैं कि हमारे देश की शिक्षा व्यवस्था का बंटाधार किस स्तर पर हो चुका है। हालांकि ये कहना कि इन सब के लिए वर्तमान की सत्ता ही जिम्मेदार है, ये बिल्कुल ठीक नहीं है। ये अब तक की सारी सत्ताओं का कलेक्टिव फेलियर है। अब तक जितनी भी सरकारें आई सबकी कमजोरियों का परिणाम है। शायद इन्हीं चीजों को देखकर लोग कहते हैं कि सत्ता जानबूझकर जनता को गंवार रखना चाहती है, अनपढ़ रखना चाहती है, ताकि लोग पढ़ लिख कर सवाल करना न शुरू कर दें। लोग ये भी कहते हैं कि सब पढ़ लिख जाएंगे तो फिर धर्म की रक्षा कौन करेगा, जय श्री राम बोल के मॉब लिंचिंग कौन करेगा, और पढ़ लिख कर भी होना क्या है। बड़े बड़े इंस्टीट्यूट में पढ़ने वालों का हाल क्या है देख लीजिए। खबर आई है कि IIM के विद्यार्थियों को भी नौकरी नहीं मिल रही है, प्लेसमेंट नहीं हो रहा है। इकोनॉमिक टाइम्स की यह खबर बता रही है कि इस साल प्लेसमेंट की स्थिति बद से बदतर हो चली है। इस खबर को शेयर करते हुए रेमन मैग्सेसे पुरस्कार विजेता रवीश कुमार ने कितना तगड़ा वाला व्यंग किया है, एक एक शब्द को ध्यान से सुनते जाइए। इसके बाद आपको मणिपुर ले चलेंगे और फिर बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के पोते ने मंदिर के मामले में कुछ बेहद महत्वपूर्ण बातें कही हैं, वो भी बताएंगे। रवीश लिखते हैं कि IIM के बंदे और बंदियों को नौकरी नहीं मिल रही है। ऐसी विघ्न संतोषी रिपोर्ट से सावधान रहें। यहां प्रधानमंत्री यम नियम का पालन कर रहे हैं और ये लोग नौकरी की चिंता कर रहे हैं। नौकरी का नहीं मिलना रोज की घटना है, राम का आना रोज की घटना नहीं है। यही मौका है कि IIM में LED स्क्रीन लगाकर प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम का प्रसारण अनिवार्य कर देना चाहिए। सभी अदालतों के भीतर भी अनिवार्य करना चाहिए। तीनों चीजें अवश्य हों, हवन, पाठ और सीधा प्रसारण। कोर्ट क्यों अलग रहे? मुझे हैरानी है कि अदालतों के लिए ऐसा आदेश क्यों नहीं आया। राम पूछ रहे हैं, राम आ रहे हैं। एक गंभीर सुझाव है, हर IIM में मंदिर पर्यटन और प्रबंधन का कोर्स होना चाहिए, जिसका अंग्रेजी में संक्षिप्त नाम हो TTM, टेम्पल टूरिज्म एंड मैनेजमेंट होना चाहिए। पहले से ऐसा कोर्स है तो ठीक, नहीं है तो आज से सबको इसी में लगा देना चाहिए। भारत के युवाओं को मल्टीनेशनल कंपनीज में नौकरी करने का लोभ छोड़ना ही होगा। MNC में नौकरी करने से चारित्रिक पतन होता है, राष्ट्रवाद कमजोर होता है, एक सच्चा भारतीय विदेश में बस जाता है। आप लोग भी इसी तरह की बातें किया करें, हाँ में हाँ मिलाने वाले बहुत मिलेंगे। नेशन का अच्छा टाइम कटेगा और आपका भी। इस समय अखबारों में कूड़ा छापने के अलावा ऐसी कोई खबर गलती से न छप जाए जिससे लगे कि पढ़ाई की हालत बुरी है, नौकरी नहीं मिल रही है और एयरपोर्ट पर यात्रियों को तकलीफ है। गोदी चैनलों ने सही रास्ता पकड़ा है। पत्रकार और पुजारी में फर्क मिट गया है। यही वक्त है कि पुजारी को पत्रकार बना देना चाहिए। जहां मीडिया की पढ़ाई होती है वहां वैदिक पत्रकारिता का कोर्स होना चाहिए। भारत के चैनलों में एक भी योग्य प्राण प्रतिष्ठा संपादक नहीं है, प्राण प्रतिष्ठा ब्यूरो चीफ नहीं है, प्राण प्रतिष्ठा इनपुट एडिटर नहीं है। धर्म तंत्र में बिना मंत्र जाप योग्यता के कोई पत्रकार न बने। बजट और CAG की रिपोर्ट से ज्यादा पत्रकारों को अब इसी में ज्यादा मन लग रहा है। पत्रकारिता के बाकी बचे अंश का ठीक से और जल्दी सत्यानाश हो, इसी में राष्ट्र की भलाई है। असली पत्रकारिता तो हाउसिंग सोसाइटी का व्हाट्सएप गिरोह कर रहा है। अंकिल सब ने कमाल का काम किया है। बाकी आप लोग टेंशन मत लीजिए, देश के नौजवानों को नौकरी मिले चाहे ना मिले, दुनिया की कोई ताकत, कोई माई का लाल हमें विश्व गुरु होने से रोक नहीं सकता। अब जरा मणिपुर की हालत जान लीजिए। एक बार फिर से वहां हिंसा का दौर शुरू होने लगा है। बुधवार के दिन 2 पुलिसकर्मियों की मौत हुई, 6 लोग घायल हुए थे और उसके बाद कुल मिलाकर 5 आम नागरिक और सेना के 3 जवान मारे गए। BBC की खबर के अनुसार पिछले 8 महीनों में कम से कम 200 लोगों की जान गई है। 50,000 से अधिक लोग विस्थापित हुए हैं। न जाने कितनी महिलाओं के साथ क्या क्या हो गया। सैकड़ों पूजा स्थल जला दिए गए। लोग शांति की तलाश में मरे जा रहे हैं। अपने ही देश का एक राज्य हिंसा की आग में झुलस रहा है और देश के प्रधानमंत्री उत्तर से दक्षिण तक मंदिरों की दूरी नाप रहे हैं। कभी इस मंदिर में फोटो, कभी उस मंदिर में फोटो, मंदिर मंदिर घूमकर देश के तमाम मुद्दों को छुपाने और दबाने की कोशिश हो रही है। बाकी गोदी मीडिया और उसके लपटझंडिस तो हैं ही। क्या इस बात की कल्पना भी की जा सकती है कि देश का एक राज्य इस कदर जल रहा हो, अपने देश की जनता मारी जा रही हो और देश का प्रधानमंत्री मंदिर मंदिर घूमकर फोटो खिंचवा रहा हो, देश के गृहमंत्री का कुछ अता पता ना हो और वो भी पिछले
8 महीने से। कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया सुले ने लिखा है कि 8 महीने हो गए, 8,000 करोड़ के 2 विमान प्रधानमंत्री के पास हैं, 8 मिनट के लिए मणिपुर नहीं जा सके, हिंसा जारी है। अब एक और कमांडो की मौत हो गई, बीएसएफ के 3 जवान घायल हैं। मणिपुर पूछ रहा है पीएम कहां है, तो मणिपुर वालों को बता दिया जाए कि पीएम अगले चुनाव के जुगाड़ में लगे हैं, मंदिर मंदिर घूम रहे हैं, क्योंकि जनता से जुड़े हुए मुद्दों पर बुरी तरह से फेल हो चुके हैं। शायद इसीलिए आखिरी रास्ता मंदिर ही दिख रहा है। व्यक्ति अंतिम समय में भगवान के दरवाजे ही जाता है। उधर मणिपुर के भाजपाई मुख्यमंत्री का कहना है कि राज्य में शांति स्थापित हो रही है। राहुल गांधी आ रहे हैं गड़बड़ी फैलाने के लिए, जब आते हैं तो गड़बड़ी हो जाती है। अब सवाल यह है कि मणिपुर के मुख्यमंत्री 8 महीने से वहां बैठकर कौन सा घंटा बजा रहे हैं, ये सब कुछ क्यों नहीं संभाल पा रहे हैं। सवाल तो यह भी होने लगा है कि संभाल नहीं पा रहे हैं या फिर सब कुछ उन्हीं की देखरेख में हो रहा है, क्योंकि व्यक्ति अगर चीजों को संभाल नहीं पाता है तो जिम्मेदारी लेते हुए, नैतिकता दिखाते हुए पद छोड़ देता है, इस्तीफा दे देता है। वीरेंद्र सिंह न तो अपना काम कर पा रहे हैं और न ही इस्तीफा दे रहे हैं, तो यह सवाल बिल्कुल वाजिब है कि वो मणिपुर को संभाल नहीं पा रहे हैं या फिर सब कुछ संभालने के तहत ही हो रहा है। यह संभालने का ही एक रूप है, यह हिंसा का दौर उनके संभालने के अंतर्गत ही है क्या। हाल ही में भाजपा का जिला कोषाध्यक्ष मणिपुर के बड़े पुलिस अधिकारी की हत्या के आरोप में गिरफ्तार किया गया। बाकी आप लोग बहुत समझदार हैं, समझ सकते हैं पूरी की पूरी भाजपा सरकार मंदिर और राम के नाम पर रस्सी डालकर झूल रही है। इसी बीच शायद दलित वोटों का भी ध्यान आ गया होगा और डॉक्टर अंबेडकर के पोते को न्योता भेज दिया गया, लेकिन उन्होंने मंदिर वाले कार्यक्रम में आने से मना कर दिया और जो जवाब दिया है वो आपको सुनना चाहिए। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के पोते ने कहा है कि मेरे दादाजी ने चेताया था कि राजनीतिक पार्टियां धर्म और पंथ को देश से ऊपर रखेंगी तो हमारी आजादी दूसरी बार खतरे में आ जाएगी और इस बार शायद हम उसे हमेशा के लिए खो देंगे। यानी राजनीतिक दल जब देश के सर पे धर्म और पंथ को चढ़ा देंगे तो आजादी खतरे में आ जाएगी। जाहिर सी बात है, संविधान खतरे में होगा तो देश भी खतरे में होगा और देश खतरे में होगा तो 140 करोड़ की आबादी खतरे में आएगी। कोई ये ना समझे कि हम बच जाएंगे, सबका नंबर आएगा, एक के बाद एक। अपनी अपनी बारी का इंतजार करते रहिए। कभी किसान, कभी नौजवान, कभी महिला पहलवान, सबको विश्वगुरु का आनंद भोगना ही है। फिलहाल इतना ही। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर जरूर करें। पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।